नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क, जो YouTube के इतिहास में पहली बार हो रहा है। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आपको वीडियोज हमारी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हमारी परीक्षा उपयोगी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है इन वीडियो से, तो साथ में चैनल को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी उचित लगता है वो आप कमेंट कीजिएगा। हम आज की वीडियो में देखेंगे रासो साहित्य में हम लोग चल रहे हैं। इससे पहले चूंकि प्लेलिस्ट अपडेट है, प्लेलिस्ट में जैसे ही वीडियो डलती है अपलोड उसमें अपडेट कर दी जाती है। और आप कोशिश ये कीजिएगा, जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, क्लास नंबर 1 से आप देखिएगा, तभी आपको अच्छे से क्लासेस समझ में आएंगी। आपका पूरा सिलेबस हम विधिवत लेके चल रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे रासो साहित्य। रासो साहित्य आदिकालीन साहित्य में, हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद आदिकालीन साहित्य में हम बढ़ रहे थे आगे, और इसी के क्रम में हमने जो विभाजन किया था आदिकाल में की जो काव्य प्रवृत्तियां थी उनमें, आज हम बात करेंगे आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियों की। जो काव्य प्रवृत्ति में हम लोग देख रहे थे, पहली काव्य प्रवृत्ति रासो साहित्य, जिसको चारण साहित्य या दरबारी साहित्य भी कहा गया है। ये हम इससे पहली वीडियोस में देख चुके हैं। आज इस क्रम में हम देखेंगे, इससे पहली वीडियो में हमने देखा था खुमान रासो। खुमान रासो जो काव्य संग्रह, जो रचना थी, रासो ग्रंथ था, उसको हमने देखा। आज हम देखेंगे आपका बीसल देव रासो। इससे पहले खुमान रासो पे विस्तृत चर्चा की थी और आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे बीसल देव रासो पे। बीसल देव रासो, चलिए समय नहीं व्यर्थ करते हैं, देखते हैं कि दूसरी रचना है रासो काव्य की बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, इसके जो रचनाकार हैं नरपति नाल हैं। नरपति नाल इसके रचनाकार हैं और ये एक राजकवि थे। राजकवि किसको कहा जाता है? देखिए, हम फैक्ट देते हुए आपको बढ़ते हैं ताकि आपका बेस क्लियर रहे। आप जब भी किताबें पढ़ें, आपको जो चीजें हैं वो तथ्यात्मक आपकी स्मृति में बनी रहें। राजकवि का कहने का उद्देश्य होता है कि जो भी कवि राजा के आश्रय में रह के रचनाएं करता था या जो राजा के दरबार में ही रहता था, उसको राजकवि भी कहते हैं। एक उपाधि रूप में भी होती है ये कभी कभी। तो बीसल देव रासो के जो रचनाकार हैं नरपति नाल हैं। और यहीं पे बात कर ले मोतीलाल मैनारिया जी की। मोतीलाल मैनारिया जी की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि ये जो है नरपति नाल, ये नरपति, ये जो बीसल देव रासो काव्य है, ये अलग तथ्य है, इसलिए बहुत ज्यादा लिखना जरूरी नहीं था। आपको अगर उचित लगता है तो आप नोट कीजिएगा। जो मोतीलाल मैनारिया जी थे, उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है बीसल देव रासो, ये नरपति एक गुजराती कवि हैं, उनके द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है, ऐसा भी माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसके समय की। बीसल देव रासो का समय क्या है? वैसे तो नॉर्मली अगर विकल्प रहे सती में, 12वीं सती, 16वीं सती और किसी का नाम लेके ना पूछा जाए, तब आपका सही होगा 12वीं शती या 12वीं शताब्दी जो है बीसल देव रासो का सही समय है। अगर ईस्वी में बात करते हैं तो 1155 ईस्वी माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो बीसल देव रचना में ही एक पद है, जो आदिकालीन या भक्तिकालीन कुछ रचनाएं हैं, उनमें कवि क्या करते थे कि पद के अनुसार, पद में ही रचना का समय, राजा का समय और भी अन्यत्र चीजों का वर्णन कर देते थे। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बीसल देव रासो में ही एक पद है जिसके आधार पर वो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानते हैं। ये हम पहले ईडियोज में देख चुके हैं। और इस पद के अनुसार उन्होंने बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि 12वीं शताब्दी या 1212 ईस्वी इसका समय माना जाता है। बात करते हैं 1212 कैसे माना जाता है कि 12 से 72 मझारी 1272 ये भी माना जाता है। बच्चन सिंह अलग मानते हैं, नगेंद्र जी अलग मानते हैं। बच्चन सिंह तो कहना भी चाहते हैं कि 1272, इस तरह से वो कहते भी हैं, लेकिन बाद में वो भी समर्थन जो करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह,
अपने दूसरे इतिहास में वो भी शुक्ल जी का ही समर्थन करते हैं, यानी कि 12वीं शताब्दी प्रामाणिक रूप से मानी जाती है अगर किसी का नाम नहीं दिया जाता है। 12 से 72 मझारी, यानी कि 12 से 72 मझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, यानी कि जेठ का महीना है, जो हिंदी के महीने चलते हैं हमारे चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन, तो जेठ का महीना है और तिथि 9 है और बुधवार का दिन है। नाल रसायन आरंभ है, और जो नाल रसायन है यानी कि जो नाल कवि हैं, उन्होंने रसायन यानी कि रासो ग्रंथ यानी कि बीसलदेव रासो आरंभ किया है लिखना। शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी, तो इस तरह से माना जाता है कि 1272 या 1212 इसका समय माना जाता है। तो ये है आपका 1155 ईस्वी शुक्ल जी के अनुसार, और 12वीं शताब्दी भी इन्होंने ही माना है, 12वीं शती। मूल रूप से समय 12वीं शती दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि किस इतिहासकार ने कितना समय माना है। बात करते हैं मोतीलाल मेनारिया जी की। तो मोतीलाल मेनारिया जी ने बीसलदेव रासो का समय 16वीं शताब्दी माना है। अगर देखिए प्रश्न बनता है कि बीसलदेव रासो का समय मोतीलाल मेनारिया जी के अनुसार है 12वीं शती, 14वीं सती, 16वीं सती, तो यहां पर आपका 16वीं शताब्दी सही होगा। आगे है लाला सीताराम। लाला सीताराम जी ने भी विक्रम संवत 1272 जो है बीसलदेव रासो का समय माना है। 1272 विक्रम संवत जो समय माना है वो लाला सीताराम जी ने माना है। मोतीलाल मेनारिया जी ने 16वीं शताब्दी माना है। बात कर लेते हैं माता प्रसाद गुप्त जी की। माता प्रसाद गुप्त जी ने जो बीसलदेव रासो का समय माना है वो 14वीं शताब्दी माना है। तो अगर देखिए इनका नाम लेके अगर पूछा जाता है कि किसने कितना समय माना है तो आपको ये याद करना है। वैसे अगर बीसलदेव रासो का समय माना जाएगा तो 12वीं शताब्दी या 1155 ईस्वी। बात कर लेते हैं 1155 ईस्वी से 12वीं शती कैसे हुआ। पहले जब हम पढ़ रहे थे हमने पहली वीडियोस में भी बताया है, लेकिन एक बार पुनः आपको बता देते हैं। देखिए अगर क्या कहते हैं 1149 होता तो ये आपका 11वीं शती होता, 11वीं शती या शताब्दी होता। लेकिन आपका है 1100, अगर यहाँ पे 51 भी आ जाता है तो यहाँ पर आपकी 12वीं शती लग जाएगी। 12वीं शती ये इसलिए लगेगी क्योंकि जो समय चल रहा है उसके अगर 50 वर्ष के ऊपर बात चली जाती, जैसे अभी मानते हैं हम हमारी क्या कहते हैं ये 1149, ठीक है, तो ये क्या है इसमें एक कम है 50 में, 50 में एक वर्ष अभी कम है, तो ये आपका 11वीं शती रहेगा। जैसे ही ये आपका 1151 हुआ वैसे ही ये 12वीं शती पहुंच गया। आगे और क्लियर कर दें, अगर यहीं पर आपका 1249 रहेगा तो ये आपका 12वीं शती रहेगा, क्योंकि 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष होता है इसीलिए। लेकिन जैसे ही ये 1251 या 55 पहुंचेगा तो ये 13वीं शती हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो शती वाला है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको फैक्ट तैयार होने जरूरी है, क्योंकि इन छोटे छोटे तथ्यों से भी प्रश्न कई बार क्या होता है बहुत आसानी से हम मतलब विकल्प काट के और सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बात कर लेते हैं, बीसलदेव रासो मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि गेय काव्य है। ये जो बीसलदेव रासो है ये एक मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि काव्य है, यानी कि इसका जो स्वरूप है ये मुक्तक काव्य है। बात कर लेते हैं, यह रचना संदेश रासक की तरह गेय काव्य है। जिसे संदेश रासक है अब्दुल रहमान की, उस तरह ये भी एक गेय काव्य है। गेय काव्य का मतलब होता है जिसमें गायन शैली में जिसमें वर्णन किया जाए या जिसके पदों को आसानी से गाया जा सके। इसके बाद है रासो रचना होते हुए भी यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि रासो, जैसे कि रचना का नाम है बीसलदेव रासो, ऐसा प्रतीत होता है कि ये रासो ग्रंथ है और इसमें जो प्रधानता होगी वीर रस की होगी या ये वीर रस प्रधान ग्रंथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो ग्रंथ है ये श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। इसका जो मुख्य रस है वो श्रृंगार है। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बीसलदेव रासो की।
बीसलदेव रासो क्या है कि इसमें एक राजा है, अजमेर के शासक हैं बीसलदेव, चौहान शासक हैं अजमेर के बीसलदेव, और इनको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, बीसलदेव जी को। और ये अजमेर के शासक हैं, और इसमें जो नायिका है राजमती, वो राजा भोज परमार है मालवा के, उनकी पुत्री है। कहानी बता देते हैं, थोड़ी सी लिख के बताते हैं। बात कर लेते हैं बीसलदेव रासों में। इस रचना में राजा भोज परमार की पुत्री, राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान शासक बीसलदेव तृतीय, या इन्हीं को विग्रहराज चतुर्थ के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। यह रचना चार खंडों में विभाजित है, और बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 100 पृष्ठों की ही ये पुस्तक है बीसलदेव रासो। यह रचना 4 खंडों में विभाजित की गई है। कर लीजिए। बात कर लेते हैं प्रथम खंड। इसमें मालवा के राजा पहले खंड में की बात कर रहे हैं, मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती तथा अजमेर के शासक बीसलदेव के विवाह का वर्णन किया गया है। जो पहला खंड है, इसमें 4 खंड हैं जैसे, तो पहले खंड में जो नायिका है राजमती और जो बीसलदेव है उनके विवाह का वर्णन किया गया है।
देखिए विवाह भी होता है, विच्छेद भी होता है, मतलब वियोग होता है, विच्छेद नहीं होगा, विच्छेद तो तलाक हो जाता है, तलाक इन लोगों का नहीं हुआ था। आगे बात कर लेते हैं द्वितीय खंड। अभी पूरी कथा आपको बताएंगे, फिर ये आपको तथ्य एकदम स्मृति में छप जाएंगे। हाँ, एक तथ्य और है, ये जो प्रथम खंड है इसमें 53 छंद हैं। इसमें 53 छंद हैं, ये जो प्रथम खंड है। द्वितीय खंड की बात कर लेते हैं। इसमें रानी राजमती, इसमें रानी राजमती के व्यंग्य से कुछ बात कह देती हैं, उसके व्यंग्य से राजा, व्यंग्य से, राजमती के व्यंग्य से रुष्ट होकर विसलदेव, राजा विसलदेव के उड़ीसा जाने का वर्णन 86 छंदों में किया गया है। विसलदेव उड़ीसा में एक वर्ष यानी कि 12 माह रहे थे। बात कर लेते हैं तृतीय खंड की। तृतीय खंड, इस खंड में राजमती, इस खंड में राजमती के विरह का, इस खंड में रानी राजमती के विरह का वर्णन 103 छंदों में किया गया है। 103 छंदों में किया गया है। इस खंड में इस खंड में 12 मासा का वर्णन है। तथा राजा के उड़ीसा से लौटने का वर्णन भी है। देखिए, बात करते हैं तृतीय खंड तक की, इसके बाद आगे देखेंगे। विसलदेव रासो, बात कर लेते हैं इसकी कहानी की। इसकी कहानी क्या होती है कि मालवा के राजा हैं राजा भोज परमार, उनकी पुत्री होती है राजमती, रानी राजमती।
इनका विवाह अजमेर के जो शासक होते हैं, तृतीय शासक या विग्रहराज चतुर्थ जो बीसल देव रासो हैं, इनके साथ में राजमती का विवाह हो जाता है। और जो बीसल देव रासो हैं ये अजमेर के शासक हैं। इसके बाद में क्या होता है, विवाह के बाद में रानी जब अपने मतलब एक तरीके से कहें राजा के यहाँ आती हैं, बीसल देव के यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि ये मतलब बात बात में एक कटु बात कह देती हैं। बात कहने का उद्देश्य क्या होता है कि जो बीसल देव हैं, अब राजा है तो अपनी शौर्य का और अपनी जो एक तरीके से अहंकार होता है, जो राजा होते हैं या जो छोटे राजा होते हैं उनको अपनी जो भी उनके पास संपत्ति होती है या जो भी कोई चीज होती है उसका उनको अहंकार होता है कहीं ना कहीं राजाओं में। जैसे कि आप अहंकार रावण का भी देखते होंगे कि रावण में भी अहंकार था अपनी सोने की लंका को लेकर, लेकिन अंत तो गत्वा वो भी नहीं रहा। और राम जो साधारण मनुष्य थे और इतने पराक्रमी थे, लेकिन उसके बाद भी वो साधारणता का परिचय देते थे। वही बात यहाँ पे आती है। जो बीसल देव होते हैं ये क्या कहते हैं राजमती से कि मेरे जैसा इतना बड़ा राजा या इतना बड़ा शासक कोई है क्या। क्योंकि जो बीसल देव थे इनको अपनी संपत्ति पे घमंड था, अपने राज्य पे इनको घमंड था। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पे नमक खोदा जाता था, इनके यहाँ पे जो झीलों से नमक निकलता था अजमेर में। अब इन्होंने राजमती ने कटु वक्रोक्ति कर दी। वक्रोक्ति भी करना उनका स्वभाव था क्योंकि वो जानती थी। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पे क्या है, आपसे जैसे बीसल देव रासो ने कहा कि मुझसे बड़ा राजा कोई है। फिर राजमती ने कहा कि तुम कितने बड़े राजा हो, तुम्हारे यहाँ तो सोने की मतलब नमक निकाली जाती है, तुमसे बड़ा राजा तो उड़ीसा का राजा है, उसके यहाँ सोने की खाने हैं, उसके यहाँ पे सोना निकाला जाता है और आपके यहाँ खानों से या नदियों से झीलों से नमक निकाला जाता है। और यही बात राजा को मतलब एकदम से चुभ गई, बुरी लगी। और वैसे क्या होता है जैसे नॉर्मली हम साहित्य में पढ़ते हुए जान पाते हैं, ऐतिहासिक साहित्य या और भी जो पौराणिक साहित्य है उनको पढ़ते हुए हम ये जान पाते हैं कि अगर राजा को कोई बात कटु लगती है, वो चाहे राजा की पुत्री कहे, चाहे राजा की बहन कहे, चाहे राजा की माँ कहे, चाहे राजा की पत्नी कहे या कोई दासी कहे, तो उसमें क्या होता था कि राजा जो कटु बात कहता था उसका देश निकाला हो जाता था, यानी कि उसको राज्य से बहिष्कार उसका कर दिया जाता था कि अब आपका राज्य में कोई अधिकार नहीं है या आपको इस राज्य से निष्कासित किया जाता है, आप चाहे जो रहो जहां रहो। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं जैसे कि राम ने सीता को मतलब छोड़ दिया था, इस तरह से एक उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं आपको। यहीं पे क्या हुआ कि इसमें उल्टा हुआ, यहां पर बीसल देव ने राजमती को नहीं निकाला राज्य से, बल्कि खुद निकल गए और खुद रूट कर कहां चले गए, उड़ीसा। क्यों गए थे? क्योंकि उनको जो उड़ीसा का राजा था उससे बड़ा बन के दिखाना था राजमती को, उड़ीसा के लिए चले गए। अब यहां पे यह भी प्रश्न बनता है कि उड़ीसा में कितने दिन रहे? उड़ीसा में 1 साल रहे थे। क्यों? क्योंकि 12 मासा तभी पूर्ण होता है। 12 मासा का मतलब होता है 12 मासा, यानी कि 12 माह। 12 मास का जो 12 माह हमारे होते हैं उनका वर्णन जो है, जैसे जैसे नायिका का समय बीतता है, कार्तिक माह बीता, चैत बीसा, आषाढ़ बीचा, सावन बीचा, तो इस तरीके से वो उसी तरह अपने विरह का वर्णन करती हैं। अनेक पशु पक्षियों से कहती हैं। अगर आपको यहाँ ना समझ में आ रहा हो तो आप ध्यान लगाइए, जो नागमती का वियोग वर्णन है, नागमती का तो आषाढ़ से शुरू होता है, यहाँ पे जो 12 मासा शुरू होता है वो कार्तिक मास से शुरू होता है। तो ये एक तथ्य है। इसी के बाद में क्या होता है कि जब राजा उड़ीसा चले जाते हैं तो वहां अब यहाँ पे अजमेर में रानी है। अब रानी अकेली बेचारी क्या करे, राजमती दुखी है, व्याकुल है। अब पिता के यहाँ संदेश भेजती है, राजा भोज परमार जी आ जाते हैं अपनी बेटी को लेके अपने मालवा चले जाते हैं। उसके बाद में ले जाने के बाद में जब जैसे जैसे समय बीतता है विरह में और जैसे साल भर होता है, उसके बाद में पता चलता है कि ये जब संदेश भेजती हैं, एक संदेश परक भी इस रचना को बोल सकते हैं। जब ये संदेश भेजती है तो उधर से फिर राजा आते हैं, बीसल देव जब आते हैं उसके बाद में जो भोज परमार हैं वो अपनी बेटी को लेके जाते हैं, फिर पुनः विदा करके बीसल देव के साथ अपनी पुत्री को भेज देते हैं। और वहीं पे फिर इनका जो पुनर्मिलन है या जो आगे की कथा है वो यही तक थी। यानी कि सार ये है इस कथा का जो हमने अभी आपको बताया।
और कहते हैं, एक बात भी कही जाती है कि दब का धाधा, दब का क्या कहते हैं, दब का धाधा के फूल नहीं। और कहते हैं कि जीव का धाधा ना पुहलई। कहने का मतलब है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी बताते हैं कि कहते हैं कि जब दव का जला हुआ, यानी कि जैसे जंगल में आग लग जाती है, ये गर्भोक्ति, ये जो तथ्य है, ये तथ्य राजमती की बातों पे कहा गया है कि जो दव का दादा फूल ही, जीव का दादा ना फल ही। यानी कि जो अग्नि का, या जैसे जंगल में आग लग जाती है तो उसके बाद में क्या होता है कि जो जले हुए वृक्ष भी होते हैं तो उसमें भी कभी कभी कोपलें खिल जाती हैं, फूल जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिसने जीव के जो कटाक्ष कर दिया, यानी कि अपनी बातों से जो कटाक्ष किया है, वो कभी घाव नहीं भरता। बातों का जो घाव होता है वो कभी नहीं भरता। और इसी तरह इसमें ये राजमती वाला वर्णन है। राजमती की इन्हीं बातों से रुष्ट होकर बीसल देवरासो उड़ीसा चले जाते हैं। यहाँ भी प्रश्न बनता है कि बीसल देवरासो अपनी नायिका से, यानी कि राजमती से रूठ कर कहाँ जाता है, किस प्रदेश में जाता है, तो उड़ीसा प्रदेश में जाता है। आइए चलते हैं, तथ्य को पढ़ते हैं। ये इस जो बीसल देवरासो है इसका सार था। चलिए बढ़ते हैं। इस रचना में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान शासक किस वंश के थे? चौहान। बीसल देव तृतीय या कहें विग्रहराज चतुर्थ के वियोग, पहले विवाह हुआ, विवाह के बाद में जो ये राजा और रानी थे इनमें कटाक्ष हुआ किसी बात को लेकर, इसके बाद में वियोग हुआ क्योंकि राजा उड़ीसा चले गए। एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। जो नरपति नालय जी हैं उन्होंने बहुत सरस शैली में बीसल देवरासो की यह कहानी कही है। पहले विवाह हुआ, फिर वियोग हुआ और फिर पुनर्मिलन होता है, जो वो चतुर्थ खंड में होगा। यह रचना 4 खंडों में विभाजित है। जो बीसल देवरासो की रचना है ये 100 पृष्ठों की रचना है और ये 4 खंडों में विभाजित है। बात करते हैं प्रथम खंड की। प्रथम खंड में इसमें मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती तथा अजमेर के शासक बीसल देव के विवाह का वर्णन किया गया है। देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनेगा। भोज परमार, रानी राजमती और जो है चौहान शासक या अजमेर के शासक बीसल देव का वर्णन किस खंड में, विवाह का वर्णन किस खंड में किया गया है? तो विवाह का जो वर्णन होता है वो पहले खंड में, प्रथम खंड में किया गया है। और इसमें कितने छंद हैं? तो इसमें 53 छंद हैं, या हम पद कहें तो ये 53 है, 53। बात कर लेते हैं दूसरे खंड की, क्योंकि कथा आपको बता ही दी है तो बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे। द्वितीय खंड में क्या है कि इसमें रानी राजमती के व्यंग्य से रुष्ट होकर, यानी कि उन्होंने कहा कि तुमसे बड़ा भी राजा है, तुम्हारे यहाँ नमक निकलती है और उड़ीसा के को देखो उसके यहाँ सोने निकलता है, सोने की खाने हैं। रुष्ट होकर राजा बीसल देव के उड़ीसा जाने का वर्णन 86 छंदों में किया गया है। इसमें कितने छंद या पद हैं? दूसरे खंड में 86 हैं। बीसल देव उड़ीसा में 1 वर्ष यानी कि 12 माह रहे थे। यहां से भी प्रश्न बनता है कि बना भी है टीजीटी पीजीटी में कि कितने दिन रहे थे, तो 1 वर्ष यानी कि 12 माह रहे थे। बात कर लेते हैं तृतीय खंड की। इस खंड में रानी राजमती के विरह का वर्णन 103 छंदों में किया गया है। कितने छंद हैं यहाँ पर? 103 छंदों में किया गया है। इस खंड में 12 मासा का वर्णन है तथा राजा के उड़ीसा से लौटने का वर्णन भी इसी के यानी कि अंतिम में है। और यहाँ पे देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बीसल देवरासो में 12 मासा का वर्णन किस खंड में है? तो जो 12 मासा का वर्णन है रानी राजमती के वियोग में, 12 मासा का जो वर्णन है जो राजा के वियोग में रानी राजमती थी, तो वो तीसरे खंड में है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी जो थी उससे और प्लस हो रही है, हमें नए तथ्य मिल रहे हैं, तो वीडियो को जितना हो देखिए शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। आपको पता है एक पूरे फैक्ट के साथ में आपको तथ्य दिए जा रहे हैं। पूरी जो आप ना पढ़ पाए नगेंद्र जी को, ना पढ़ पाए बच्चन सिंह को, ना रामस्वरूप चतुर्वेदी को, लेकिन उसके बाद भी आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे जो तथ्य है वो मतलब एक व्याख्यान के रूप में हम आपको पूरा बताते चल रहे हैं। तो
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बात कर लेते हैं तीसरे खंड की। तीसरे खंड में क्या है, नहीं तीसरे नहीं, चौथे खंड में। चौथे खंड में बात कर लेते हैं। इस खंड में राजा भोज परमार, राजा भोज का राजा भोज का अपनी पुत्री को उसके घर ले जाना, वैसे तो मालवा में ही होता है ये, मालवा के मतलब दूसरे छोर पे होता होगा, ले जाना तथा बीसलदेव का वहां आना और राजमती को चित्तौड़ ले आना वर्णित है। राजमती को चित्तौड़ ले आना वर्णित है। आगे बात कर लेते हैं। ले आना वर्णित है। इसमें कुल 42 छंद हैं। इसमें कुल 42 छंद हैं। ये था इसका। और आगे बात कर लेते हैं इसमें कुल कितने छंद हुए। तो पहले में जो छंद थे वो थे आपके 85, और दूसरे में जो इसमें छंद थे 86 86, और तीसरे में जो छंद थे वो थे 103, और फोर्थ में जो है वो 42। तो ये आपके हुए 6, और ये हुए आपके 316 कुल छंद थे। इसमें इसी में एक और बात कर लेते हैं। इसके 128 छंदों की एक प्रति का संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने किया था, जो सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती है। जो माता प्रसाद गुप्त जी ने इसका संपादन किया है बीसलदेव रासो के 128 छंदों का या पदों का, तो वो प्रामाणिक मानी जाती है। आगे बात कर लेते हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर जाना इसमें पोषित
पतिका का, इसमें जो नायिका है वो पोषित पतिका का वर्णन किया गया है। देखिए यहां से प्रश्न बनता है बीसलदेव रासो की नायिका कैसी है, तो बीसलदेव रासो की कामश्यति पति का इस तरीके से प्रश्न बनता है, वर्णन किया गया है। तो देखिए यहां पे इस तरह से प्रश्न बनता है कि बीसलदेव रासो की जो नायिका है वो किस प्रकार की नायिका है। नायिका 4 प्रकार की होती है, तो इसीलिए इसमें जो नायिका का प्रकार है वो पोषित पति का है, जिसका पति विदेश चला गया हो। बात कर लेते हैं चौथे खंड की। इस खंड में राजा भोज का अपनी पुत्री को उसके घर ले जाना, यानी कि ले जाने के लिए वो तैयार हो जाता है, लेके जाता है, लेकिन मालवा के दूसरे छोर पर ही वो वहां लेके जाता है जहां पर तथा बीसलदेव का वहां आना, बीसलदेव भी वहां पहुंच जाते हैं जहां पे राजमती को लेके राजा भोज पहुंचते हैं और राजमती को चित्तौड़ ले आना। और इसके बाद में क्या होता है कि भोज अपनी बेटी की विदाई कर देते हैं दोबारा से, और भोज जो बीसलदेव है वो उसको लेकर चित्तौड़ ले आना वर्णित है। इसमें कुल 42 छंद हैं। ये जो खंड है चतुर्थ खंड, इसमें 42 छंद है। पहले खंड में 85 छंद है, दूसरे खंड में 86 छंद है, तीसरे में 103 है और फोर्थ में 42 छंद है और कुल मिला के 316 कुल छंद थे। इन 316 में से इसके जो बीसलदेव रासो मूल थी, इसके 128 छंदों की एक प्रति का संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने किया है और ये जो संपादित रचना है ये सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती है, माता प्रसाद गुप्त जी वाली। बात कर लेते हैं श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर जाना। इसमें पोषित पतिका का वर्णन किया गया। ये जो रचना है इसकी जो नायिका है पोषित पतिका है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि अब आपको ये रचना मतलब भूलनी होगी, क्योंकि इतने फैक्ट के साथ में अगर हम लेके आए हैं, इतनी मेहनत के साथ में, तो आप भी थोड़ा सा हमें अपना दीजिए कि आप अपने चैनल को जितना हो उतना मतलब लोगों से, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों में जितना शेयर करेंगे आप, उतना हो सकता है किसी को इंतजार हो इन वीडियोस का। बात कर लेते हैं हिंदी में इस रचना के विषय में। और हिंदी में 12मासा का, हिंदी में 12मासा का वर्णन सबसे पहले, हिंदी में 12मासा का वर्णन सर्वप्रथम इस रचना में मिलता है। इस रचना में मिलता है। बात कर लेते हैं, आपको सारे फैक्ट वैसे तैयार हो गए हैं लेकिन नोट करा देते हैं। इसमें 12मासा की शुरुआत, इसमें 12मासा की शुरुआत कार्तिक माह से होती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, आचार्य शुक्ल ने इसे, यानी कि इस रचना को, बीसलदेव रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गीत परंपरा की, ने इससे वीर गीत परंपरा की पहली रचना माना है। देखिए यहां से एक एक लाइन से प्रश्न बनते हैं। पहली रचना माना है। बात कर लेते हैं स्वयं कवि ने, यानी कि नरपति नाल ने, नरपति नल ने इसे, यानी कि बीसलदेव रासो ने इसे
स्त्री रसायन कहा है? देखिए यहां से प्रश्न बनेगा, बीसलदेव रासो को स्त्री रसायन किसने कहा है? तो आपका विकल्प सही हो जाएगा नरपति नाला। आगे बात कर लेते हैं भगीरथ मिश्र ने, फैक्ट है, आप सीधे सीधे लिखते जाएं। भगीरथ मिश्र ने इस रचना को बीसलदेव रासो को रासो साहित्य न मानकर रास साहित्य माना है। रास साहित्य माना है। आगे बात कर लेते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने बीसलदेव रासो को आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति माना है। देखिए मुझे बीसलदेव रासो बार बार लिखना पड़ रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत बेस से कैंडिडेट पढ़ रहा होता है, वो समझ नहीं पाता है। आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति माना है। आगे है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने नरपति नाल को, यानी कि जो कवि हैं, नरपति नाल को जन कवि नहीं माना है। आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की। पुनः डॉक्टर बच्चन सिंह ने बीसलदेव रासो को गीति काव्य कहा है। आगे बढ़ते हैं, कथन देखते हैं रचनाओं के संबंध में। सामंती जीवन के प्रति, महत्वपूर्ण है कथन, सामंती जीवन के प्रति गहरी रुचि का सजीव चित्रण बीसलदेव रासो काव्य में मिलता है। बीसलदेव काव्य में मिलता है। और ये जो कथन है, ये कथन है आपके डॉक्टर नगेंद्र जी का। चलिए बात कर लेते हैं तथ्यों की। हिंदी में बारहमासा का वर्णन जो सबसे पहले मिला है, ये प्रश्न अनेक बार बना है। गिनती नहीं है इस प्रश्न की, गिनती काउंटिंग भूल गए हैं, क्योंकि ये प्रश्न बनता ही है कि हिंदी में बारहमासा का वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है। तो सबसे पहले जो हिंदी में बारहमासा का वर्णन मिलता है वो बीसलदेव रासो में मिलता है। आगे बात कर लेते हैं, इसमें बारहमासा की जो शुरुआत है वो किस माह से होती है। तो इसमें जो बताया था भी हमने कि बीसलदेव रासो में जो बारहमासा की शुरुआत होती है वो कार्तिक माह से, जो हिंदी के माह होते हैं उनमें कार्तिक माह से शुरुआत होती है।
बात कर लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गीत परंपरा की पहली रचना माना है। शुक्ल जी का मानना है कि जो पहली वीर गीत परंपरा की रचना है वो बीसलदेव रासो है। आगे बात कर लेते हैं, नरपति नाल ने जो स्वयं रचनाकार हैं, इसके कवि हैं, उन्होंने बीसलदेव रासो को स्त्री रसायन कहा है। इन्होंने प्रश्न बन जाता है कि किस बीसलदेव रासो को किसने स्त्री रसायन का काव्य कहा है, तो ये आपके नरपति नाल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं, भगीरथ मिश्र ने बीसलदेव रासो को रासो साहित्य न मानकर रास साहित्य माना है, क्योंकि श्रृंगारी काव्य है इसमें, इसीलिए जो भगीरथ मिश्र जी हैं उनका मानना है कि ये रासो साहित्य ना होकर रास साहित्य है, जो एक गेय परक होता है, नृत्य परक होता है, जैन परंपरा पर या जो श्रृंगारिक होता है, उस तरह का इन्होंने रास काव्य, इसको रास साहित्य के अंतर्गत इसको माना है भगीरथ मिश्र जी ने। बात कर लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र ने बीसलदेव रासो को आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति माना है। देखिए सीधा सीधा भी प्रश्न बन जाता है, कई बार हल्का सा भी, और हम नहीं समझ पाते कि इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो डॉक्टर नगेंद्र ने सर्वश्रेष्ठ जो मतलब जो आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति किस रचना को माना है, तो बीसलदेव रासो को माना है। आगे है डॉक्टर बच्चन सिंह ने नरपति नाल को जन कवि नहीं माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह का मानना है कि जो नरपति नाल कवि हैं ये जन कवि नहीं है। आगे बात करते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने बीसलदेव रासो को गीति काव्य कहा है। प्रश्न बनता है कथन में कि बीसलदेव रासो को गीति काव्य किस आलोचक ने या किस इतिहासकार ने कहा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे बात कर लेते हैं, कथन है कि सामंती जीवन के प्रति गहरी रुचि का सजीव चित्रण बीसलदेव रासो काव्य में मिलता है। ऐसा कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी का इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें सामंती जैसे शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सामंती जो परिवेश है इसका वर्णन जो रचनाओं में सामंती जीवन या सामंती परिवेश जैसे शब्दों का प्रयोग जो है वो बच्चन सिंह जी ने भी अधिक किया है। तो लेकिन यहाँ पर जो कथन है ये डॉक्टर नगेंद्र जी का है कि सामंती जीवन के प्रति, जो सामंती व्यवस्था थी, सामंत व्यवस्था या जो उस तरह का जीवन था उसके प्रति अगर गहरी रुचि का जो सजीव वर्णन अगर किसी रचना में देखने को मिलता है तो वो बीसलदेव रासो में मिलता है, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा, इसी के साथ में बताते चले कि एक हमने किताबों की वीडियो भी बनाई है टीजीटी पीजीटी की, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। जो आपको उचित लगे खरीदिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप खुद से भी जब पढ़ेंगे चीजों को तो और भी आपकी जो तथ्य हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब कथनों की हम बात कर रहे हैं तो बात करते हैं संदेश रासक के समान ही संदेश रासक के समान ही बीसलदेव रासो की बीसलदेव रासो की भाव भूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति में सरस है। भाव भूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति में सरस है। ये भी जो कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का है। आगे बात कर लेते हैं अगली परिभाषा की। बीसलदेव रासो ग्रंथ में ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। श्रृंगार की ही प्रधानता है। वीर रस का साहित्यिक नहीं है। वीर रस का किंचित
आभास मात्र है। और ये जो कथन है ये आचार्य शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बात कर लेते हैं अगले कथन की। अगला कथन है भाषा की परीक्षा। भाषा के संबंध में है बीसलदेव रासो के। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो बीसलदेव रासो की भाषा बीसलदेव रासो की भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। की भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। और ये जो कथन है ये भी आचार्य शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल जी का है। आगे देख लेते हैं अगला कथन और है। अगला कथन है कि समूचे मध्यकालीन साहित्य में समूचे मध्यकालीन साहित्य में समूचे मध्यकालीन साहित्य में जवान की इतनी तेज जवान की इतनी तेज व मन की खरी मन की इतनी खरी अन्य नायिका दुर्लभ है। ये जो कथन है ये कथन रानी राजमती के लिए कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं देखते हैं भाषा की दृष्टि से भाषा की दृष्टि से इस रासों को भाषा की दृष्टि से इस रासों को अपभ्रंश भाषा से श्रद्धा विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में ना आए तो वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये भी जो कथन है ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए यहीं तक बात कर लेते हैं, इसके बाद में आगे देखेंगे थोड़ा सा। बीसलदेव रासो के संबंध में है कथन है, परिभाषाएं जो बनती हैं, कोटेशन। पहली है कि संदेश रासक के समान ही बीसलदेव रासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति में सरस है। ये जो कथन दिया है ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने दिया है। डॉक्टर नगेंद्र जी का कहना है कि संदेश रासक के समान ही, जैसे कि उसमें संदेश रासक में जो विरह है
उसके समान ही बीसलदेव रासो की जो भावभूमि है वो प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति है। जो प्रेम है राजमती का बीसलदेव के प्रति, वो निश्चल है, उसमें कोई कटुता नहीं है, बहुत ज्यादा छल कपट उस प्रेम में नहीं है, ऐसा कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। आगे बात कर लेते हैं दूसरे की, कि बीसलदेव, दूसरा कथन, बीसलदेव रासो ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। कहा जा रहा है कि जो बीसलदेव रासो ग्रंथ है इसमें श्रृंगार रस की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। किंचित आभास मात्र जो है, ये कहने का ये जो कथन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। और रामचंद्र शुक्ल जी का कहने का मतलब इतना ही है कि जैसे नाम से प्रतीत होता है कि रासो बीसलदेव रासो, तो जो रासो शब्द है वो सिर्फ एक क्या कहते हैं, ये राजा का जो नाम है बीसलदेव, ये सिर्फ एक आभास मात्र है। जो प्रधानता है इस ग्रंथ में वो श्रृंगार की है, ऐसा कहा है शुक्ल जी ने। बात कर लेते हैं दूसरी अगली परिभाषा की, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो बीसलदेव रासो की भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। यह कथन भी शुक्ल जी का है। शुक्ल जी का कहने का मतलब है कि अगर हम भाषा की परिपाटी पर बीसलदेव रासो को एक मानक के रूप में देखते हैं तो इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक नहीं है, इसकी जो भाषा है सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी है। तो ये कथन शुक्ल जी का है। आगे बढ़ते हैं, अगला कथन है, समूचे मध्यकालीन साहित्य में जवान की इतनी तेज व मन की इतनी खरी अन्य नायिका दुर्लभ है। और ये कथन दिया है, ये भी आचार्य शुक्ल जी ने दिया है। आचार्य शुक्ल जी ने ये जो कथन दिया है ये रानी राजमती के पक्ष में दिया है। उन्होंने कहा कि जो समूचा मध्यकालीन साहित्य है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें जो नायिका हैं, इन नायिकाओं में जवान की इतनी तेज, क्योंकि जवान की तेज का मतलब ये था कि उसने जो भी कहा स्पष्ट कहा, अपने मन में कटुता नहीं रखी। जैसे ही बीसलदेव ने कहा कि मुझसे बड़ा राजा कोई है क्या, तो उन्होंने कहा इस धरती पे, तो उन्होंने कहा कि तुमसे बड़ा, तुम्हारे यहाँ तो नमक निकलती है और वहां देखिए उड़ीसा के राजा को उसके यहाँ सोना निकलता है। तो उन्होंने कहा कि इतनी तेज व मन की इतनी खरी, मन की एकदम साफ थी, अन्य नायिका दुर्लभ है। और शुक्ल जी कह रहे हैं कि ऐसी नायिका अन्य किसी रचना में मिलनी दुर्लभ है। ये कथन शुक्ल जी का है। अगले कथन की बात कर लेते हैं, भाषा की दृष्टि से इस रासो को, यानी कि बीसलदेव रासो को अपभ्रंश भाषा से सद्य विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि भाषा की दृष्टि से इस रासो ग्रंथ को अपभ्रंश भाषा से ही विकसित हिंदी का ग्रंथ माना जाए, क्योंकि अपभ्रंश भाषा थी उस समय प्रचलित में और पुरानी हिंदी भी विकास में आ रही थी, तो उन्होंने कहा है कि उसी से इसको विकसित माना जाए। तो अगर किसी को कोई आपत्ति इस तरह कहने में नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कथन है रामकुमार वर्मा का है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट कर लेते हैं। आगे है अगला कथन, चारण काल के समय बीसलदेव वीर पूजा अथवा धर्म और राजनीति के नेता गौरव का गीत था। ये बीसलदेव के विषय में है, गौरव का गीत था। और ये भी जो कथन है ये भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसके बाद इसके संपादन के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, एक कथन और लिख लेते हैं। ये कथन है, महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, इसलिए दिया है, बीसलदेव रासो में नारी के
नारी के वाणी संबंधी असंयम का चित्रण है। संयम का चित्रण है। और ये जो कथन है ये है आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास से। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी संपादन के संबंध में। संपादन के विषय में बात करें तो सर्वप्रथम इस रचना का संपादन इस रचना का संपादन सत्यजीवन वर्मा ने किया था। इनके द्वारा संपादित रचना में 124 छंद थे। 124 छंद थे। बात कर लेते हैं माता प्रसाद गुप्त जी की। हम बात पहले कर चुके हैं। यह है 100 पृष्ठों की रचना है, या जो बीसल देव रासो है ये इसमें जो है वो 100 पृष्ठ हैं। और इसका जो काव्य रूप था, मुक्तक था, ये भी हम देख चुके हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार पुनः। कथन है कि चारण काल के समय बीसल देव वीर पूजा अथवा धर्म और राजनीति के नेता गौरव का गीत था। ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कह रहे हैं कि चारण काल के समय, यानी कि जो हमारा आदिकाल था, उस समय में बीसल देव जो है, ये जो रचना है, या जो बीसल देव राजा हैं, राजा बीसल देव है, उनके विषय में है कि वीर पूजा अथवा धर्म और राजनीति, उनके ये गुण हैं कि वीर पूजा पूजने योग्य थे वो, धर्म और राजनीति के नेता गौरव का गीत था। ये राजा की विशेषता भी बताई गई है। और साथ में रचना के विषय में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है कि जो बीसल देव रासो रचना है, ये आदि जो काल है, चारण काल है या रासो साहित्य है, उसमें उस समय में वीर पूजा यानी कि वीरों की जो पूजा करने योग्य है, और धर्म और राजनीति के जो नेता हैं बीसल देव, उनके गौरव का गान है, गौरव का गीत है। और ऐसा कहा है रामकुमार वर्मा जी ने। आगे बात कर लेते हैं। कथन है कि बीसल देव रासौ या रासो में नारी के वाणी संबंधी असंयम का चित्रण है। ये कथन जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं उन्होंने दिया है। उनका ये कथन है, उन्होंने कहा है कि जो बीसल देव रासो है या रासौ है या जो है आपका रास है, इसमें क्या है, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि स्त्री के वाणी संबंधी असंयम के जो संबंध है, असंयम का चित्रण है। यानी कि जैसे उनके रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के कहने का मतलब है कि बीसल देव ने जब कहा था रानी से, तो उन्हें रानी राजमती को उत्तर नहीं देना चाहिए था, उनको अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए था। लेकिन चूंकि एक राजा की पुत्री थी और एक राजा की पत्नी थी, तो ऐसे कैसे सहन कर सकती थी, तो इसलिए उचित भी नहीं था। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके संपादन के संबंध में। इस रचना का जो संपादन हुआ है बीसल देव रासो का, इसका सर्वप्रथम जो संपादन किया था इस रचना का बीसल देव रासो का, वो किया था सत्यजीवन वर्मा जी ने। सत्यजीवन वर्मा जी ने इस रचना का संपादन किया था बीसल देव रासो का। और जिस समय इन्होंने संपादन किया था, उस समय इन्होंने उस रचना में
बीसल देव रासो का जब संपादन किया था तो 124 छंदों का इन्होंने वर्णन किया था और यह 100 पृष्ठों की रचना है। और यहीं पर पहले तथ्य भी साझा कर लिया है, पुनः लिख देते हैं कि माता प्रसाद गुप्त ने, आपका एक साथ हो जाएगा, माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों कहें या पदों कहें, आप दोनों को एक जगह समझिएगा, कमेंट्स ना कीजिएगा, छंदों या पदों का संपादन किया था। संपादन किया था जो सबसे प्रामाणिक है। यानी कि ये जो रचना है माता प्रसाद गुप्त जी द्वारा जो प्रामाणिक है, ये प्रचलन में है, यानी कि इसी को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है और इसी को प्रामाणिकता या इसी को मानक के रूप में माना जाता है। बीसल देव रासो का जो संपादन है, जैसे आप देखते हैं कभी कभी सिलेबस में दिया होता है कि बीसल देव रासो संपादित माता प्रसाद गुप्त, तो जैसे कुछ पद कहीं किसी रचना में किसी पाठ्यक्रम में लगे हुए होते हैं तो जिसके संपादन का दिया हुआ होता है यानी कि उसी को प्रामाणिकता दी जाती है। तो ये था हमारा आज का बीसल देव रासो का, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के बाद में आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आज हमने बीसल देव रासो कंप्लीट किया है। यहाँ से बनने वाले प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि कोई बचेगा, क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना थी मैंने सभी का निचोड़ आपको दिया है। और कोशिश यही कीजिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के जब कमेंट्स आते हैं कि हम मतलब क्लास नहीं ले पा रहे थे, हम पैड बैच नहीं खरीद पा रहे थे, तो अपने से अच्छा लगता है कि शायद मैंने जो प्रयास किया है वो मेरा प्रयास अच्छा है। तो आप भी मेरे इस प्रयास को थोड़ा सा और बढ़ाइए, अपनी सहभागिता इसमें दीजिए, अपना भी थोड़ा सा अंश इसमें एक गुरु दक्षिणा के रूप में दीजिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हो सकता है कि कोई इंतजार कर रहा हो कि शायद हमें पूरा कोर्स कहीं मिल जाए और मतलब किताबों का अभाव है, उनके पास बहुत ज़्यादा किताबें नहीं खरीद पाते या कहीं कोचिंग जाके नहीं कर सकते, कहीं पे रह के नहीं पढ़ सकते, तो वो घर में ही बैठ के तैयारी करें। जो हाउस वाइफ है या कोई किसी भी कार्य में व्यस्त है, उसके बाद भी वो हमारी इन फ्री क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर पाए। हमारा उद्देश्य यही है कि जिसके भी अधूरे सपने हैं, बस मेरा एक थोड़ा सा सहयोग है कि शायद मैं आपके थोड़ा सा आपकी इस सफलता में थोड़ा सा मार्गदर्शन कर पाऊँ या थोड़ा सा अपना सहयोग दे पाऊँ। मैं इसीलिए इस डीएस एकेडमी के माध्यम से आपको ये सेवा दे रही हूँ। तो आप लोग भी निस्वार्थ भाव से मेरे साथ में, बस थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे साथ में आपके सहयोग से किसी का भला हो जाए, किसी को जिसको ज़रूरत है या जो मेहनत कर रहा है थोड़ी सी और मेहनत करके हमारे साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित कर ले। तो इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं तक थी, लेकिन आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर आप कई कमेंट्स आते हैं कि हमें डेली वीडियोस कैसे मिलेंगी, तो डेली वीडियोस रिकॉर्डेड होती हैं, लेकिन 1 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाती है। आप नोटिफिकेशन चेक करते रहिए। और व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दिए हुए हैं। और आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप इवनिंग में 8 से 9 के बीच में या 7 से 8 के बीच में फ़ोन कर सकते हैं। अन्यथा ये परिचय जानने के लिए फ़ोन ना कीजिएगा कि मैम आप कहाँ से हैं, आपकी कोचिंग कहाँ चल रही है। तो देखिए, इसमें आप अपना भी समय व्यर्थ करेंगे, मेरा भी करेंगे। आपको कहीं डाउट है या आपको किसी तथ्य को लेके या किसी आगे के लिए अपने कैरियर में कोई आपको मार्गदर्शन की जरूरत हो, आप रिसर्च स्कॉलर में जाना चाह रहे हैं या कोई और तथ्य से संबंधित, या आपका विषय कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इससे संबंधित अगर आप कॉल करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन अनावश्यक फोन ना कीजिएगा कि आप कहाँ से हैं, कहाँ पे कोचिंग चल रही है, ऑफलाइन कहाँ है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं सिर्फ एक अपना छोटा सा अंश आपके सफलता में अपना दे रही हूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ में जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी आपके पास पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ में धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियोस में अगले रचना के साथ में। नमस्कार।